नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपके सामने अगले 1 घंटे तक हम रखेंगे देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें जो आपके हित से जुड़ी हुई हैं, आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। उन खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके सामने रख देते हैं आज की पहली खबर, और वो खबर होगी राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में ठंड कड़ाके की पड़ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी उस पर बढ़ती ही चली जा रही है। कैसे दिल्ली में खत पर चुनावी महाभारत बची है, ये हम आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं वो पलटीमार राजनीति से जुड़ी हुई है, और ये नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि पलटीमार राजनीति कौन करता है। नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आखिर लालू यादव जैसे राजनीति के मजे हुए खिलाड़ियों ने क्यों नीतीश कुमार के लिए अपना दरवाजा खोल दिया है, ये हम आपके सामने रखेंगे। और तीसरी बड़ी खबर जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो भी आपसे जुड़ी हुई है। तीसरी बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ से मुलाकात से जुड़ी हुई है। इस मुलाकात में क्या है खास, जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, वो हम बताएंगे। और जो चौथी खबर है वो भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, और वो चौथी खबर है क्रिकेट से जुड़ी हुई। क्या रोहित शर्मा के लिए कप्तानी से हाथ धोने का मामला बहुत गंभीर नहीं हो गया है? और इन सब में कोच गौतम गंभीर का क्या स्टेक है, ये भी आपको दिखाएंगे। तो लेकिन आपको 4 राज्यों की 4 अहम खबरों को दिखाते हैं। उनमें से एक राज्य महाराष्ट्र, हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं जहां पर उससे जुड़ी हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश में तो 2 साल बाद चुनाव होंगे। लेकिन जो 2 बाकी राज्य हैं उनके नेताओं की किस्मत इसी साल तय होने वाली है। दिल्ली में बस 1.5-2 महीने के भीतर ही चुनाव हो जाएंगे, जबकि बिहार में साल के आखिर में चुनाव होने। आखिर इन दोनों राज्यों में सियासी उठापटक और वार पलटवार का कैसा खेल चल रहा है, ये समझने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नए साल का दूसरा दिन, मौसम में ठंडक बढ़ी हुई है, लेकिन राजनीतिक तापमान का पारा नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। 10 साल में सिर्फ बवाल। जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाद। आज हम आपको देश के 4 राज्यों के बारे में बताएंगे, वहां का सियासी टेम्परेचर क्यों ऊपर जा रहा है। मिसाल के तौर पर दिल्ली का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन राजधानी का राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पटना का पारा वैसे तो 10 डिग्री दर्ज किया गया, लेकिन वहां भी राजनीतिक गर्मी बढ़ रही है। दिल्ली और बिहार में तो खैर इसी साल चुनाव होने हैं, लेकिन बाकी के राज्यों का हाल देखिए। लखनऊ में टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वहां भी सियासी पारा आज सुबह चढ़ गया। इसी तरह मुंबई में वैसे भी 23 डिग्री पर क्या ही सर्दी महसूस होगी, लेकिन वहां की राजनीतिक तपिश भी दूर तक महसूस की जा रही है। आपको एक एक करके बताएंगे, दिल्ली से लेकर बिहार और यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक आखिर सियासत में इतनी गर्मी क्यों है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां की राजनीति में रोज नई चिट्ठियों की एंट्री हो रही है। आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि वो केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं कर रही है, खासतौर पर किसानों से जुड़ी योजनाओं को। इस पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार उन किसानों से बात क्यों नहीं करती जो अनशन पर बैठे हुए। दिल्ली में पोस्टर वॉर जारी है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के लिए लिखा गोट, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। लेकिन बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक अलग पोस्टर जारी कर दिया। पार्टी ने केजरीवाल का पोस्टर जारी करते हुए लिखा, दिल्ली में केजरीवाल का नया खेल, वोटों का फर्जीवाड़ा करके सत्ता बचाने की कोशिश। दिल्ली में ये पोस्टर वॉर तो चल ही रहा है, लेकिन इससे पहले शुरू हुआ चिट्ठियों का वार पलटवार भी जारी है। ताजा मामला किसानों का है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है। दिल्ली में न सिर्फ केंद्र सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं को आपने लागू नहीं किया, बल्कि आपकी नीतियां भी कृषि और किसान विरोधी रही हैं।
मुझे दिल्ली के किसानों ने बताया है कि दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसे कृषि उपकरणों का पंजीकरण कमर्शियल व्हीकल श्रेणी में किया जा रहा है, जिससे किसानों को अधिक दाम में अपने कृषि उपकरण खरीदने पड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसान कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए। किसान कल्याण प्रत्येक सरकार का कर्तव्य है, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो। आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसान हित में निर्णय लेना चाहिए। केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू कर दिल्ली के किसानों को राहत प्रदान करनी चाहिए। केंद्र सरकार अपनी तरफ से पैसा देने को तैयार है, लेकिन दिल्ली की सरकार उन योजनाओं का लाभ ले ही नहीं रही। लाभ दिल्ली की सरकार नहीं, किसानों को लेना है, लेकिन केंद्र अपने आप पैसा नहीं भेजता। राज्य के प्रपोजल पर, प्रस्ताव पर केंद्र योजनाओं का पैसा भेजता है और दिल्ली से कई योजनाओं के केंद्र सरकार की कोई प्रस्ताव आए ही नहीं, इसलिए उन योजनाओं का लाभ नहीं मिला। शिवराज सिंह चौहान का जवाब खुद केजरीवाल ने दिया। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, पंजाब में किसान कई दिन से धरने और अनिश्चित अनशन पर बैठे हैं। इनकी वही मांगे हैं जो केंद्र सरकार ने 3 साल पहले मान ली थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं की गई। बीजेपी सरकार अब अपने वादे से मुकर गई। बीजेपी सरकार किसानों से बात तक नहीं कर रही। बीजेपी को इतना ज्यादा अहंकार क्यों है कि किसी से बात भी नहीं करते? दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आप और बीजेपी हर दिन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आपका कहना है कि बीजेपी दिल्ली सरकार के काम रोक रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार चुनाव को ध्यान में रखकर योजनाओं का ऐलान कर रही है। दिल्ली की सियासत चिट्ठियों के आसपास कैसे घूम रही है वो हम आपको बता देते हैं, आपके सामने रख देते हैं कौन कैसे चिट्ठी लिख रहा है। तो देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखी, जिसके बारे में हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कैसे उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया और अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने पूछा था कि क्या आरएसएस को नहीं लगता कि बीजेपी को लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली के एलजी को जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि एलजी के निर्देश पर दिल्ली में धार्मिक स्थल तोड़ने का आदेश दिया गया था। और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जो अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने केजरीवाल से नए साल पर कई संकल्प लेने को कहा था। और वीरेंद्र सचदेवा ने लिखा था कि केजरीवाल झूठे वायदे करके जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसे बंद करने का संकल्प लेना चाहेंगे। और उसमें सबसे दिलचस्प बात थी कि क्या वो बच्चों की अपने झूठी कसम खाना बंद करेंगे। तो ये वो बातें थीं जो चिट्ठियों की सियासत से शुरू हुई और चिट्ठियों की सियासत लगातार जारी है। और आज जब राजनीति गरमाई तो शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी पर गरमाई और इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल खुद मैदान में उतर गए और उन्होंने इस चिट्ठी पर, शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी पर, जो कि किसानों की केंद्र सरकार से जुड़ी हुई योजनाओं को लागू नहीं करने को लेकर जो बातें कही थीं उस पर कहा कि अगर बीजेपी इतनी किसानों की हितैषी है तो क्यों नहीं वो इस बात को मानती है जो किसान धरने पे बैठे हुए हैं, उन किसानों की बातें क्यों नहीं मान लेती। तो चलिए हम आपको इसके अलावा कुछ और खबरें दिखाते हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि चिट्ठियों की सियासत चल रही है दिल्ली में, उसी तरह से हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि अब की बार नीतीश कुमार क्या पलटी मारेंगे, ये जरूर बताने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में साल की शुरुआत चुनाव से ही होने जा रही है, तो बिहार में साल के आखिर में चुनाव होने, सवाल है कि 2025 में बिहार किसका होगा, बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा और जो महागठबंधन अभी काम कर रहा है क्या यही करता रहेगा या कोई नया खेल देखने को मिलेगा। बहुत दिलचस्प है ये बात। जिस तरह से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के लिए अपना दरवाजा खोल दिया है और उसके बाद उसमें बिहार की राजनीति में जिस तरह से सुरसुरी तेज हो गई है वो समझना बहुत जरूरी है। हालांकि नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनकी पुरानी कलाबाजियां कोई भूल नहीं पाएगा। इसलिए बिहार पर सबकी नजरें हैं और पैनी नजर है।
नेता बोले तो जरूरी नहीं कि वही बोले जो बोलना है, लेकिन सवाल पर मुस्कुराकर कन्नी काट ले तो राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म ही हो जाता है। पटना में यही हो रहा है। पत्रकार नीतीश कुमार से उस सवाल का जवाब मांग रहे थे जो लालू यादव के बयान से निकला है। पहले सुनिए कि लालू यादव ने कहा क्या है। नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है। नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। मतलब नीतीश कुमार गठबंधन करेंगे तो आरजेडी को कोई इतराज नहीं है, इसलिए कि फैसला आप ही लेते हैं, बाकी नेता कोई कुछ भी बोले उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, हम लोग फैसला लेते हैं, जरूर लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है, नहीं लेते हैं, भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। फिर आएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ, रख लेंगे। सारी गलती आप माफ कर देंगे? माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। लालू यादव से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हैं तो क्या लालू यादव उनको अपने साथ लेने को तैयार होंगे। ये सवाल इसलिए मौजू था कि लालू के बेटे तेजस्वी यादव ऐसे किसी गठबंधन से साफ इनकार कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक की उड़ती चिड़िया के पर गिन लेना लालू यादव बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब किसको साथ रखना चाहिए और क्यों पुरानी कड़वाहटों को भुलाकर साथ रखना चाहिए। नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। वो अकेले ताकतवर हो या ना हो, लेकिन किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो उसकी ताकत एक और एक दो नहीं बल्कि 11 वाली कर देते हैं। 1995 में बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी के नाम पर लड़ा था, लेकिन पार्टी सिर्फ 7 सीटों पर सिमट गई। लेकिन 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से हाथ मिलाया तो बीजेपी के साथ नीतीश की पार्टी भी एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। उसका ही नतीजा हुआ कि 2005 में बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार ने बिहार में एक बार सरकार बनाई तो सरकार के मुखिया कमोबेश वही हैं। 2014 में बीजेपी से अलग होकर नीतीश ने चुनाव लड़ा तो लोकसभा की 2 सीटों पर सिमट गए, लेकिन 2015 में जैसे ही लालू यादव से हाथ मिलाकर चुनाव लड़ा तो आरजेडी 75 और नीतीश के जेडीयू 71 सीटों पर जीत गई। बीजेपी काफी पीछे छूट गई। 2019 और 2024 लोकसभा चुनावों में बीजेपी के साथ उनका गठबंधन जहां नीतीश की पार्टी को भी मजबूत बनाए रखा, वहीं बीजेपी की बादशाहत भी बरकरार रही। बल्कि 2020 के विधानसभा चुनावों में भी नीतीश से हाथ मिलाने का फायदा बीजेपी को मिला था। लालू से बड़ा राजनीति का लाल भुजक्कड़ कौन हो सकता है जो जानता हो कि कांग्रेस से गठबंधन बनाने से बात नहीं बनेगी। बात तो बनाएंगे नीतीश कुमार, और इसीलिए नीतीश के प्रति लालू की जुबान पर कड़वाहट नहीं झलकती, लेकिन तेजस्वी ऐसा कुछ नहीं मानते। आप पत्रकार लोग, आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। चलिए। पिछले दिनों नीतीश कुमार जब नई दिल्ली आए तो भी अटकलों का बाजार गर्म हुआ था। हालांकि नीतीश कुमार लगातार यही कहते रहे कि अब की बार बीजेपी छोड़ कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार का राजनीति में उत्तर बताकर दक्षिण जाने का इतिहास काफी पुराना है। इसीलिए बीजेपी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ऐसे ही नहीं गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़े सम्मान की मांग कर दी होगी। मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा। अब सवाल है कि नीतीश कुमार की पार्टी क्या करेगी। नीतीश के सबसे करीबी 3 नेता लल्लन सिंह, संजय झा और अशोक चौधरी इस वक्त बीजेपी के भी बहुत करीबी बताए जाते हैं। ऐसे में जेडीयू के नेता भी इस मुद्दे को हवा में उड़ाते हुए निकल जा रहे हैं। छोड़िए ना, लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। एक बार लालू का साथ छोड़ते वक्त नीतीश कुमार ने कहा था कि कफन में जेब नहीं होती,
लेकिन बिहार में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले नीतीश कुमार से बेहतर कौन जान सकता है कि सत्ता में जेब क्या होता है। पटना से प्रभाकर कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। एक लोक कहावत है, चट मंगनी पट ब्याह। राजनीति में से चट मंगनी पट सरकार में बारंबार किसी एक नेता ने बदला है तो वो है नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिछले 30 साल के राजनीतिक करियर को देखें तो नीतीश की राजनीतिक चिड़िया कभी इस डाल पर बैठती है तो कभी उस डाल पर बैठती है। और देखिए, इसलिए हम आपको पूरा विस्तार से उनका सफर बताते हैं। 1994 में नीतीश कुमार जनता दल में थे, लेकिन उसी साल लालू से बढ़ती नाराजगी के बीच उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और 1996 में लोकसभा के चुनाव जब हो रहे थे, नीतीश 1995 में विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार चुके थे। ऐसे में उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला दिया, जिसका उन्हें फायदा भी मिला और बीजेपी को भी। 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया तो नीतीश कुमार भड़क गए और उन्होंने बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। जिसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव वे अकेले लड़े तो 40 में सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाए। नीतीश को लग गया कि अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता और इसलिए उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव से हाथ मिलाया और पूरे 21 साल बाद ये हाथ मिलाया। लेकिन ये समीकरण शानदार तरीके से काम नहीं कर पाया। लालू नीतीश की जोड़ी ने बिहार तो जीत लिया, नीतीश अब की बार आरजेडी के समर्थन से मुख्यमंत्री भी बन गए। लेकिन 2017 में नीतीश कुमार ने लालू से हाथ छुड़ा लिया और बीजेपी के साथ चले गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए तैयार हो गए। बस आरजेडी और कांग्रेस की जगह समर्थन की बैसाखी वो बीजेपी के हाथ आ गई। 5 साल बाद फिर से नीतीश ने एक बार पलटी मारी और आरजेडी के साथ चले गए। वो मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2024 की शुरुआत होते ही नीतीश कुमार ने फिर से बीजेपी की तरफ अपनी सत्ता की गाड़ी मोड़ दी और तब से वो लगातार यही कहते आ रहे हैं कि अब हमेशा बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन नए साल में नीतीश बाबू को लेकर राजनीतिक गलियारों में कयासों वाली खबरें फिर से तेज हो गई। तो ये हमने आपको पूरा विस्तार से बताया नीतीश कुमार का सफर। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। और बिहार की इस साल के आखिर में जो चुनाव होने हैं, उसके पिछले साल के आखिर में महाराष्ट्र में चुनाव हो चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बदल कर रख दिया इन चुनावों ने और इसी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति आने वाले समय में भी दिलचस्प होने वाली। महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे दिग्गज खिलाड़ी शरद पवार अपने ही भतीजे अजित पवार के हाथों मात खा गए हैं, लेकिन सियासत से आगे पारिवारिक रिश्तों को जोड़ने की कोशिशें फिर से शुरू हो गई। इसमें पहल की है अजित पवार की मां आशा पवार ने। उन्हें आशा है कि पूरा पवार परिवार एकजुट हो जाएगा। अब सवाल है कि शरद पवार का क्या अजित पवार से मिलकर बीजेपी के खेमे में आ जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र में एमबीए का क्या होगा, जिसको खुद पवार ने 5 साल पहले गढ़ा था? इनको समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति के बरगद बन चुके शरद पवार अपने आखिरी सियासी पारी में बिल्कुल अकेले हैं। वो सीढ़ियों पर खड़े नीचे देखते हैं जो ढलान दिखाती है और ऊपर चढ़ने का रास्ता उनके भतीजे अजित पवार के घर की तरफ चला गया। ऐसे में लगता है कि शरद पवार को भी अपने भतीजे का ही शायद इंतजार है कि वो आएं और मना कर ले जाएं। इसकी शुरुआत हुई अजित पवार की मां आशा पवार के बयान से, जिसमें वो भगवान विट्ठल से अपने परिवार के लिए एकता का आशीर्वाद मांगने गई थी। आता या पद्धतीने सगळीकडनं संवाद सुरू व्हायला लागले। लवकरात लवकर या वर्षात व्हावं असं वाटतंय। शरद पवार आणि अजित दादा एकत्र यावे। 1991 में जब शरद पवार रक्षा मंत्री बनकर मुंबई से नई दिल्ली आ गए थे, तब बारामती से लेकर स्थानीय स्तर पर पवार की राजनीति उनके भतीजे अजित पवार के कंधों पर आ गई। उसके बाद पवार की स्थानीय राजनीति के कर्ता धर्ता अजित पवार ही बन गए। लेकिन सत्ता की रस्साकशी में दोनों के रास्ते अलग हो गए। 2023 में अजित पवार विधायकों के एक बड़े धड़े को लेकर बीजेपी के साथ चले गए और महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र की जनता ने अजित पवार पर नहीं बल्कि शरद पवार पर भरोसा जताया।
हालांकि 6 महीने के भीतर ही विधानसभा का चुनाव आते आते खेल बदल गया और महायुति को शानदार जीत मिल गई, जिसमें अजित पवार ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद से दोनों परिवारों को करीब लाने का प्रयास शुरू हो गया। अब अजित पवार की माता जी की दुआ के साए में एनसीपी के कई नेता इस प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे जो ग्रुप हुए हैं, हमारी पार्टी तो एनसीपी है, अगर सब मिलकर अगर हम साथ आ सकते और पवार फैमिली अगर साथ में एक हो सकती है तो उसमें हमें तो खुशी होगी। तो क्या दोनों पवार खेमों में कुछ खिचड़ी पक रही है? इसकी क्रोनोलॉजी को इस तरह समझिए। 12 दिसंबर को शरद पवार के 85वें जन्मदिन के मौके पर अजित पवार जब अपने परिवार के साथ शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंचे, वहां अजित का स्वागत करने के लिए सुप्रिया सुले तैयार थी। 14 दिसंबर को शरद पवार की पार्टी से विधायक रोहित पवार की मां सुनंदा पवार ने कहा कि अब परिवार को एक हो जाना चाहिए और अब नए साल में अजित पवार की माताजी ने भी सुलह की दुआएं मांगी हैं। इससे आगे 9 जनवरी को शरद पवार खेमे के विधायकों की बैठक होने वाली है, जिसमें बहुत कुछ तय हो जाएगा। अब सवाल ये है कि चाचा और भतीजा के एक होने के कयास कहीं शरद पवार की रणनीति का हिस्सा तो नहीं? शरद पवार की इस रणनीति के पीछे की वजह महाविकास अघाड़ी का खत्म होता वजूद हो सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी को भी पवार के अपने भतीजे के खेमे में आने पर ऐतराज नहीं दिखता। मैंने कहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद महाविकास आघाड़ी की स्थिति ऐसी बनने वाली है, एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई कहाँ गिरा कोई कहाँ गिरा, ये स्थिति महाविकास आघाड़ी की हो चुकी है। ये मैंने बात कही थी चुनाव के पहले, यही हो रहा है। अब महाविकास आघाड़ी में बहुत असंतोष है, उनके दिल टूटे हुए हैं, मानसिकता पूरी नीचे आ चुकी है, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है, सारे संवाद बंद है, सारे संवाद है, सभी में विसंवाद हो गया है। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद महाविकास अघाड़ी को विधानसभा में भी बम्पर प्रदर्शन की उम्मीदें थी, लेकिन हुआ उल्टा। शायद यही वजह है कि तीनों पार्टियों में रस्साकसी बढ़ती जा रही है। खबर है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अकेले ही बीएमसी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दिलचस्प ये कि हाथ छूट रहा है, साथ छूट रहा है, लेकिन भरोसा नहीं टूट रहा। आज भी महाविकास अघाड़ी के लिए जोड़ने वाली कड़ी शरद पवार ही दिखते हैं। शिवसेना माननीय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ही अत्यंत खंबीर आहे। एका पराभवानं खचणाऱ्यांची अवलाद आमची नाही, आम्ही पळपुटे नाही। महानगरपालिकेची तयारी सुरू आहे, आम्ही त्याच हिमतीनं महानगरपालिका लढू आणि आम्हाला खात्री आहे आम्ही संघर्ष करू, लढू आणि महानगरपालिकेवरती मराठी माणसाचा झेंडा कायम ठेवू। थोड़ा इंतजार करेंगे तो तस्वीरें और साफ होंगी। अगर 9 जनवरी को शरद पवार के विधायकों ने भी अजित पवार के साथ जाने के लिए हरी झंडी दिखा दी तो एमवीए कौड़ी का 3 बन जाएगा। उद्धव अकेले होंगे और कांग्रेस का क्या होगा पता नहीं। मुंबई से रौनक कुकड़े के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। महाराष्ट्र मुंबई के राजनीतिक गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि अगर शरद पवार और एनसीपी अजित पवार के गुट का समायोजन नहीं हुआ तो फिर ऐसी सूरत में यह भी हो सकता है कि शरद पवार गुट के तमाम सांसद उनका साथ छोड़कर आ जाएं अजित पवार के साथ। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से शरद पवार के लिए इस उम्र में एक बड़ा झटका होगा और इसलिए शायद परिवार एकजुट होने की कोशिश में जुटा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली, बिहार और महाराष्ट्र, यूपी में सियासी पारा जो है वो बढ़ रहा है। आज सुबह लखनऊ में ठंड 8 डिग्री के आसपास थी, लेकिन राजनीतिक पारा दिल्ली तक महसूस किया जा रहा था जिसकी गर्मी लखनऊ में थी। इसका कारण था एक पोस्टर जो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के पास लगाया गया था। आप भी देखिए और पोस्टर क्या कह रहा है समझिए। नया साल शुरू होते ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर की शुरुआत हो गई है। वैसे आप इसे बुलडोजर वॉर भी कह सकते हैं, क्योंकि मुद्दा बुलडोजर ही है। पहले बीजेपी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा और फिर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर। पहले देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यालय के पास लगाए गए पोस्टर में क्या लिखा है। पोस्टर में लिखा है, सपा के राज में बुलडोजर जाएगा गैराज में। दूसरी लाइन में, बुलडोजर में नहीं रह गया कोई दम, साइकिल दिखाएगी 27 में दम। ऊपर नए साल की शुभकामनाएं भी दी गई हैं और नीचे रंजीत सिंह का नाम है।
जो कि खुद को पश्चिम विधानसभा का पार्टी सचिव बता रहे हैं। माना जा रहा है कि ये पोस्टर बीजेपी के उस पोस्टर का जवाब है जो पिछले दिनों चर्चा में था। बीजेपी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें लिखा था कि चरखे से क्रांति आई, बुलडोजर से आई शांति। इस पोस्टर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक कैरिकेचर भी दिखाया गया था और अल्पसंख्यक मोर्चे के सदस्य शमसी आजाद ने नए साल की बधाई दी थी। उत्तर प्रदेश को अपराध से नहीं बल्कि अपराधियों से पूरी तरीके से मुक्त करना है, तो उन्होंने इसी पर काम किया और उसमें उन्होंने एक ये जोड़ा कि बुलडोजर के तहत जो कार्रवाई की जाएगी उससे कहीं न कहीं माफियाओं की जब आर्थिक संपत्ति पे हमला होता है तब उनकी कहीं न कहीं कमर टूटती है, उनके मंसूबे टूटते हैं, उनकी भावनाएं पूरी तरीके से खत्म होती है। तो इसी मिशन को लेकर योगी जी आगे चले और आपने देखा कि आज उत्तर प्रदेश में जो अमन चैन है, जो एकता है, जो आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है, तो उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है ये बुलडोजर। और इस बुलडोजर को रोल मॉडल मानकर लोगों ने उत्तर प्रदेश के अलावा भी कई राज्यों ने इसका जो है पालन किया है। बुलडोजर पहले से उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा में है। बीजेपी पहले भी बुलडोजर को सख्त प्रशासन का प्रतीक बताती रही है, जबकि समाजवादी पार्टी ने बुलडोजर को राजनीतिक बदले की कार्रवाई से जोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो कड़ाके की ठंड का मौसम है और ये आलू की पैदावार का भी मौसम है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। ऐसे में आलू किसानों की स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के संभल से। ये उत्तर प्रदेश के संभल का एक बड़ा इलाका है जहां दूर दूर तक आपको आलू की फसलें ही दिखाई पड़ेंगी। कड़ाके की ये ठंड आलू के पैदा होने का मौसम है। आप किसानों की मुश्किलों का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पूरा परिवार दिन रात एक करता है, तब जाकर उन्हें कुछ फायदा होता है। हालांकि इस बार फसल अच्छी होने से किसान थोड़े खुश हैं। कड़ाके की ठंड में लोग रजाइयों में दुबके हुए हैं। जी सर। और आप यहाँ अपने खेत में काम करने के लिए सुबह आए हैं। सर, ये हमारी ज़मीन है, खेती जब हम करते हैं तो हमको ठंड या गर्मी नहीं दिखाई पड़ती है। हम लोग तो ऐसे ही, किसानों को तो जैसे बर्फ़ भी गिरेगी और पानी बरसात भी होगी तो बरसात में भी आना पड़ता है, और बर्फ़ गिरने के उपरांत भी हमको बारिश में या बर्फ़ में पानी में खड़ा होना पड़ता है। तो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, फसल का दाम मिल रहा है ठीक? हाँ, इस साल तो अच्छा आलू का दाम मिल गया है, जो किसान थोड़ा कितने रुपए में उठ रही है यहाँ से? जी, कितने रुपए में जा रही है आपकी आलू? यहाँ से आलू 14 रुपए किलो या 15 रुपए किलो में हम यहीं खेत में बेच देते हैं। अब बताइए, सतपाल सिंह जी के खेत से 14-15 रुपए किलो आलू उठ रही है, और जब बाजार में और हमारे घरों तक पहुँचते आते आते 40 रुपए 42 रुपए हो जाती है। भारत के आलू की मांग दुनिया भर में है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। पहले नंबर पर चीन आता है और दूसरे नंबर पर भारत। भारत में औसतन प्रति हेक्टेयर 200 से 300 क्विंटल तक आलू पैदा होता है। इनमें भी उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन के मामले में देश का नंबर 1 राज्य है, जबकि भारत दुनिया में आलू का 12वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। 2023 में भारत ने 700 करोड़ रुपए के आलू का निर्यात किया था। भारत से आलू का निर्यात नेपाल, ओमान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और मलेशिया में होता है। भारत में आलू का उत्पादन इसलिए भी जरूरी है कि पिछले 10 सालों में हर साल आलू की खपत औसतन 5% बढ़ती जा रही है, लेकिन खपत के हिसाब से उपज काफी संघर्ष भरी है, क्योंकि इसमें किसानों का पूरा परिवार कड़ाके की ठंड में जुटा रहता है। खेत में आप भी सुबह सुबह आने में हमें डर अपने खेत में तो आना ही पड़ा है। तो फिर जाके खाना बनाएंगे आप? ना, खाना बनने हमारा बन गया। हमें पोती बना रही खाना। अच्छा। हाँ, पोती बना अब रही देखिए, तो माता जी इतनी ठंड में कैसे आप लोग, बड़ा आप लोगों का काम बहुत। रोटी कहाँ से खाएंगे? जब ना आएंगे तो घर में बैठे रहेंगे तो रोटी कहाँ से मिलेगी? रोटी कहाँ से मिलेगी? तो घर में भी काम करो, इसके बाद खेतों में भी आके काम करो। हाँ, खेतों में कर रहे हैं काम। आलू एक ऐसी सब्जी है जिसके दम पर गरीब से गरीब आदमी का भी पेट भर जाता है। भारत में इसको सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने काफी बढ़ावा दिया, जो 1772 से 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। लेकिन पिछले 250 सालों में आलू की पैदावार और किसानों की स्थिति में भी काफी बदलाव आ चुका है। सतपाल सिंह जी के खेत से अब आलू करीब करीब उठ चुका है। आलू उठ गया, बड़ा बड़ा आलू
बड़ा बड़ा आलू उठ गया है। तो ये सारे लोग कौन लोग हैं? ये लोग वो रह गए हैं सर, जो लोग गरीब, जिसके पास खेती किसानी नहीं होती है और वो बेचारे परेशान होते हैं, गरीब आदमी आलू उठा करके खेत से चुन करके अपने घर ये ले जाते दिखाइए हैं जरा प्रेम सिंह और जी। घर ले जा करके उसको सब्जी के तौर पे अपने खा पी लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके के आलू जो है वो अब उठाया जा रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शहरी ठंड आपने बहुत देखी होगी, लेकिन ये है गांव, और किसान किस तरीके से इस ठंड को झेल रहे हैं और उस झेलते हुए कैसे खेती किसानी कर रहे हैं, इसकी ये तस्वीर है। संभल से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो साल के आखिरी दिन इसी बुलेटिन में हमने आपको 25 कामयाब लोगों की एक लिस्ट दिखाई थी और आपको बताया था कि ये जो कामयाब लोग हैं इनमें कौन सी अलग बात है जो इन्हें कामयाब बनाती है, दूसरों से अलग बनाती है और सफल भी बनाती है। उन्हीं में से एक दिलजीत दोसांझ थे। दिलजीत दोसांझ पिछले 24 घंटे से लगातार चर्चा में है। आप भी देखिए इसकी वजह क्या है। नए साल पर ये शानदार तस्वीर आई और देखते ही देखते वायरल हो गई। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਧਿਆਨ ਧਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਬਸ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। दिलजीत के सुर सुनकर पीएम मोदी खुद ताल देने लगे। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आप भी ये पूरा वीडियो देखिए। हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जो दुनिया में नाम रोशन करता है, अच्छा लगता है। आपके परिवार ने उसका नाम दिलजीत रखा, तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे कि मेरा भारत महान, जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा, तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपनी शक्ति है। हाँ जी, हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। भारत में सबसे बड़ा कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है। जिसने योगा को अनुभव किया वो उसकी ताकत जानता है। हाँ जी, मैंने आपका इंटरव्यू देखा था सर अभी हाल ही में। हमारे लिए आप प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, तो हम शायद एक जो उसके पीछे एक माँ और बेटा और इंसान है वो कई बार वो हो जाता है, क्योंकि एक औहदा बहुत बड़ा है। जब आप अपने माँ को लेके और गंगा मैया को लेके वो दिल भरा वो टच होता है। एक्चुअली ये दिल से बात निकली है, तभी दिल तक गई। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਧਿਆਨ ਧਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਬਸ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। आपको याद होगा कि नए साल के मौके पर हमने देश विदेश की 25 हस्तियों की लिस्ट आपको दिखाई थी जो सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। इनमें दिलजीत दोसांझ भी शामिल थे। दिलजीत दोसांझ का उपलब्धि क्या है? टॉप एशियाई ब्रिटिश लिस्ट में नंबर 1 ऐसे सिंगर। खासियत क्या है? परंपरा में भी आधुनिकता का मिश्रण रखते हैं। और क्या सीख सकते हैं? मेंटल हेल्थ चंगा तो सब चंगा, ये खासियत है दिलजीत दोसांझ की। जाहिर है प्रधानमंत्री ने दिलजीत से मिलकर सही कहा। जैसा उनका नाम है वैसा ही काम भी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। गुरु नानक। और अब आपको पर्चा लीक से जुड़ी हुई खबर दिखाते हैं। ये खबर राजस्थान से है। वहाँ इंस्पेक्टर परीक्षा में गड़बड़ियों पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। राजस्थान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी रिपोर्ट में ये खुलासा सामने आया है। एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा अपर्याप्त इंतजाम के साथ करवाई गई थी। परीक्षाओं पर आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई नियंत्रण ही नहीं था। एसओजी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है इसी वजह से परीक्षाओं में अनियमितताएं हुई हैं। एसओजी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश एसओजी ने
की थी उस पर काबिज रहना चाहिए। इसके अलावा आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का यहाँ पर कोई नियंत्रण नहीं था, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि राजस्थान देश के अलग अलग राज्यों में होने वाली अनियमितताओं की खबरें आती रहती हैं, उससे राजस्थान को भी सबक लेना चाहिए। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर परीक्षा भर्ती घोटाला उसी की एक कड़ी है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा सरकारी संस्थानों स्कूलों में होनी चाहिए थी, लेकिन सेंटर बदलकर प्राइवेट स्कूल में ये परीक्षा हुई। अकाउंटेंट को परीक्षा केंद्र का हेड बनाया गया, ये बड़ी गड़बड़ी यहाँ पर पाई गई। परीक्षा सेंटर हेड के चयन में भी पारदर्शिता नहीं थी। प्राइवेट स्कूल में बनाया गया, अकाउंटेंट को बना दिया गया, और क्यों बना दिया गया उसमें भी पारदर्शिता नहीं थी। परीक्षा से पहले ही निजी स्कूलों से पेपर लीक हो गए और इसकी वजह से पूरा ये घोटाला हुआ। सब इंस्पेक्टर भर्ती से पहले ही कई परीक्षाओं के पेपर भी लीक हो चुके थे, और एसओजी ने इन पर हुई गड़बड़ियों पर भी रोशनी डाली है। और देखिए, लगातार पेपर लीक का जो इतिहास है वो सेंटर बदलने की वजह से ही सामने आया है। ये भी एसओजी ने इस एसआई भर्ती परीक्षा लीक की जांच करते हुए उसमें खुलासा किया है। अगर एहतियात नहीं बरती गई, पेपर लीक का इतिहास होने के बावजूद सेंटर नहीं बदले गए, सेंटर पर रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं की गई, तो फिर से पेपर लीक होने के चांस हैं, और इसलिए अनिवार्य कर देना चाहिए सेंटर पर वीडियो रिकॉर्डिंग। लेकिन परीक्षा केंद्र पर रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं की गई थी। वीडियोग्राफी के लिए आरपीएससी को कई बार लिखा गया, लेकिन लिखने के बाद भी वीडियोग्राफी पर आरपीएससी ने सुध नहीं ली। केंद्र पर मोबाइल ब्लूटूथ से नकल के मामले भी पहले ही दिन में भर्ती परीक्षा होने के सामने आ गए थे। बाद में 3 दिन में परीक्षा को आयोजित करवाया गया। सेंटर पर अभ्यर्थियों के पहुंचने का समय भी बदला गया। आरपीएससी परीक्षाओं के लिए एडीएम रैंक के अधिकारी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इन परीक्षाओं पर आरपीएससी का कोई नियंत्रण ही नहीं था, और यही वजह रही कि आरपीएससी की परीक्षा के दौरान सब इंस्पेक्टर की इस भर्ती परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी हुई, बड़ा घोटाला हुआ। तो चलिए, अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के आगे आपको दिखाएंगे क्या अमेरिका में भी आईएसआईएस अपने पांव पसार रहा है। ब्रेक के बाद खबरों की खबर में आपका स्वागत है, और बात कर लेते हैं अमेरिका की। 2025 का आगाज अमेरिका के लिए खौफ से साथ आया। अमेरिका में पहली बार जनवरी में ही एक आतंकी ने गाड़ी चढ़ाकर 1 जनवरी को ही लोगों को मार डाला। उसके बाद एक नाइट क्लब के बाहर कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी। लास वेगास में ट्रंप के होटल के बाहर टेस्ला के एक ट्रक में विस्फोट भी हुआ। सवाल है कि अमेरिका आतंकवादी गतिविधियों को रोक देने का वायदा तो करता है, लेकिन हालात कैसे बिगड़ जाते हैं उसे समझ नहीं आता। पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नाम शमसुद्दीन जब्बार, उम्र 42 साल, निवासी टेक्सास, नागरिकता अमेरिका। And as we know, this is not just an act of terrorism. This is evil. न्यू ऑर्लियंस में नया साल मनाने के लिए जमा हुए लोगों पर पिकअप ट्रक चढ़ाकर 15 लोगों की जान लेने वाला ये शख्स अमेरिका की सेना में नौकरी कर चुका था। उसने हत्याकांड से कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर कहा था कि वो इस्लामिक स्टेट से प्रभावित है। हत्या करने को लेकर भी कुछ बातें उसने वीडियो में जारी की थी। उसके पास से आईसिस का झंडा मिला, साथ ही विस्फोटक डिवाइस और 2 आईईडी भी। मौके से जो बंदूकें और पाइप बम मिले, उनमें रिमोट से ब्लास्ट संभव था। क्या उसने ये सब अकेले किया? एफबीआई को नहीं लगता है कि वो अकेला रहा होगा। एक फुटेज में वहीं आसपास 3 पुरुष और 1 महिला एक डिवाइस जैसा लगाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर अमेरिका के लिए नए साल की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ये तस्वीरें भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लास वेगास होटल के बाहर की हैं। यहाँ टेस्ला के एक साइबर ट्रक में विस्फोट हुआ। कहा जा रहा है कि इसमें एक शख्स की मौत हुई है जो ट्रक के अंदर बैठा था। आसपास के 7 लोग इस विस्फोट में जख्मी हुए हैं। इस ट्रक में आतिशबाजी का सामान रखा था। तीसरा मामला न्यूयॉर्क के क्वींस में एक नाइट क्लब के बाहर का है, जहां फायरिंग में
10 लोग जख्मी हो गए हैं। ये बताया जा रहा है कि नाइट क्लब के बाहर 16 से 20 साल के तकरीबन 15 लोग बैठे थे। तभी पैदल चलते हुए 4 लोग आए और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। तकरीबन 30 गोलियां चलाने के बाद वो पैदल भागे और इसके बाद एक गाड़ी में नजर आए। अमेरिका में इस तरह की फायरिंग और शूटआउट्स की घटनाएं कई बार सामने आई हैं, लेकिन उसमें जब आतंकवाद का एंगल भी सामने आ जाता है तो मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि अमेरिका आतंकवाद की एक बड़ी घटना 9/11 का भुक्तभोगी रहा है। तो देखिए, अमेरिका में जब आतंकी हमला होता है तो सुरक्षा पर सवाल उठते हैं, और उस अमेरिका में जो कि अपने आप को अभेद्य किला बनाता है। हमारे साथ जाकिर हुसैन, जो रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, वो जुड़ गए हैं। स्वागत है जाकिर हुसैन साहब आपका। पहला सवाल ये है कि जो अमेरिका दावा करता रहा कि अभेद्य किला है, वहाँ पर आतंकी हरकतें नहीं हो सकती, वहाँ ISIS की एंट्री कितनी खतरनाक है? ISI का जो जिस हिसाब से काम कर रहा है वो बहुत ही ब्रूटल है और किसी भी रूल और रेगुलेशन को मानता नहीं है। तो इसलिए अमेरिका में जो एंट्री हुई है ये अमेरिका के लिए ठीक नहीं है, ना, और ख़ासकर वहाँ के इनोसेंट पब्लिक के लिए, क्योंकि ये जो है पब्लिक को टारगेट कर रहे हैं हर जगह ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाले। चाहे वो अफ़गानिस्तान में देख लीजिए, चाहे सीरिया में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, तो ये पहले पब्लिक को टारगेट करते हैं और बड़े-बड़े ऑफ़िशियल्स को टारगेट करते हैं। तो गवर्नमेंट को अब इस तरीके से देखना है कि पहले जैसा अटैक नहीं है कि बड़ी जैसे 9/11 का अटैक हुआ था, बल्कि छोटे-छोटे अटैक करेंगे। अभी जो अटैक हुआ है 2 जगह पे, ये छोटे-छोटे लो की अटैक्स हुए हैं। इससे जो है लॉ एंड ऑर्डर अस्त-व्यस्त हो जाएगा और वहाँ पर एनार्की की तरीके की सिचुएशन होगी। क्योंकि इनका पहला काम ये है कि भय क्रिएट करना है ताकि पब्लिक जो है इनसे डरने लगे और बहुत से ऑफिशियल्स जो है इनसे अंदर से कोऑपरेट भी करने लगे। तो ये अमेरिका के लिए ठीक नहीं है जो 9/11 के बाद फिर एक चक्र में आया है। जाकिर हुसैन, क्या 9/11 के बाद जिस तरह से लग रहा था कि अमेरिका में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बहुत लंबे समय तक उन्होंने किसी भी आतंकी हमले को अंजाम नहीं होने दिया, अब क्या वो स्थिति बन रही है कि वो जो अभेद्य किला है वो गलत साबित होता जा रहा है? हाँ, बिल्कुल गलत साबित हुआ, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात ये भी साफ ज़ाहिर है कि जिस तरीके से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी पॉलिसी चलाई है और जिस तरीके से वहाँ पर हताहत हुए हैं, इनोसेंट लोगों को मारा गया है, तो एक तरीके से लोन वुल्फ इसने क्रिएट किया है। लोन वुल्फ मतलब किसी से भी इंस्पायर नहीं है, बल्कि उनकी अपनी जो है मजबूरियाँ, अपनी जो है लोग, फैमिली के लोग जो है लूज़ किए हैं, तो ये किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिलके इस तरीके की घटना करेंगे। और ऐसा एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि जिस लेवल पर जो है यहाँ पर एनार्की फैली थी मिडिल ईस्ट में, इसका असर जो है अमेरिका के ऑफशोर तक, ऑनशोर तक पहुँचेगी और ये पहुँच रही है। और एक तरीके से ये भी हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में लगभग जहाँ भी हॉट स्पॉट्स हैं, जो भी कंट्रीज़ इसके दायरे में हैं, तो वो स्लीपर सेल सभी के यहाँ वहाँ पे हैं। तो अब स्लीपर सेल जो है उनको कब एक्टिवेट करना है, कितना एक्टिवेट करना है, तो इनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन जानती है। अब जैसे इन्होंने जो है जब्बार ने जो कि वो अटैक किया इस तरीके से, लोकी अटैक ये हुआ है, तो ये कहीं ये अमेरिका की फ़ौज से भी जुड़े हुए थे, अमेरिका में रह भी रहे थे। 43 ईयर्स के हैं, काफ़ी मैच्योर भी है, अपना फ़ैसला भी ले रहे हैं, ले सकते हैं, क्योंकि इमैच्योर नहीं है, बच्चे नहीं हैं। तो इसके बावजूद भी उन्होंने इस तरीके की हरकतें की हैं, तो इसका मतलब है कि ये आइडियोलॉजिकली बिल्कुल ट्रेंड हैं, आइडियोलॉजिकली बिल्कुल डिटर्मिन्ड हैं। इसके लिए अमेरिका को एक लंबी जो है फिर एंटी टेररिज्म की रेस चलानी पड़ेगी। तो जाकिर हुसैन, शरणार्थी नीति है जो अमेरिका की, खासकर पूरी दुनिया में इस समय शरणार्थी नीति पर चर्चा हो रही है, तो अमेरिका की शरणार्थी नीति पर भी इसका असर पड़ेगा? हाँ, इसका शरणार्थियों पर असर दोनों तरीके से पड़ेगा। यहाँ की पब्लिक भी उससे नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि ट्रम्प ने जिस तरीके से इलेक्शन के दौरान में शरणार्थियों को एक बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनाया था, तो पब्लिक के दिमाग में कहीं न कहीं ये बैठा हुआ है कि शरणार्थी जो है उनके लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। और ख़ासकर अरब्स के खिलाफ जो है एक मूवमेंट चल सकता है, जो कि यूरोप में ऑलरेडी चल रहा है। राइज़ ऑफ राइट विंग जो हुई है उसमें अरब और बाहर के शरणार्थियों के खिलाफ काफ़ी रहा है यूरोप में, तो यहाँ अमेरिका में भी अब है, अब चलेगा। तो इसका इसका ब्लैक से हट के जो है शरणार्थियों के खिलाफ आएगा। शरणार्थियों में जो है कुछ लोगों का, अब तरह-तरह के लोग हैं जो है शरणार्थियों की वजह से जिनकी जॉब गई है वो भी जॉइन करेंगे।
जो लॉ एंड ऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं वो भी ज्वाइन करेंगे, अरब के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हैं वो भी ज्वाइन करेंगे, एंटी सेमिटिज़म जो है वो भी सब एक्टिव होंगे। तो एक तरीके से अगर हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं रीड कर रहे हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं तो एक खलफिशार का माहौल अमेरिका में आएगा जो ट्रंप का इंतज़ार कर रहा है। और ट्रंप ने जिस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी जैसी भी बयानबाजियाँ की हैं, इससे पूरी दुनिया जो है एक तरीके से एक नए मोड में आई है। ट्रंप विदाउट अमेरिका और विद अमेरिका की पॉलिसी की तरफ जा रहा है दुनिया। तो ट्रंप को कहीं न कहीं एक ऐसे स्टेटमेंट दे के दुनिया को जो है कंसोल करना चाहिए, अपनी पब्लिक को अपने कंट्रोल में करना चाहिए, ताकि जो है उनकी टेररिस्ट एजेंसी जो है सही ढंग से काम कर सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर हुसैन साहब, आपने एनडीटीवी के लिए वक्त निकाला और जो हाल ही में हमले हुए अमेरिका में उस पर किस तरह से दुनिया की शरणार्थी नीति पर इसका असर पड़ेगा उस पर प्रकाश डाला। तो देखिए, खबरों की खबर में आज इतना ही। आगे भी खबरों की खबर में कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।